जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। संसद का मॉनसून सत्र आने वाली 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने खास तैयारियां की है। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कल यानी 15 जुलाई को कांग्रेस ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि आने वाले मॉनसून सत्र में कांग्रेस किस रणनीति से संसद में सरकार को घेरेगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रजत है। रजत, एक तो काफ़ी पहले अनाउंस कर दिया था सरकार ने, करीब 47 दिन पहले ये बता दिया था कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और उसमें अब जाकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू किया है। सबसे पहले ये बताइए क्या क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की तरफ से, कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर वो विचार कर रहे हैं सरकार को घेरने की। रणनीति से पहले अपने दर्शकों को बता दें, कल जो बैठक होगी उसमें सोनिया गांधी उसकी अध्यक्षता करेंगी। उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे और यहाँ 5 बड़े मुद्दे हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला जो है संसद का सत्र होगा और लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद जब अचानक रोका गया उस ट्रंप के ऐलान के बाद से जो उन्होंने अपने पोस्ट किया था, उसके बाद से कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर थे और ये लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर रोका क्यों गया, अचानक ऐसा क्या हुआ, ट्रंप को बीच में क्यों एंट्री मिल गई, ट्रंप होते कौन हैं। और उस समय भी आपने देखा होगा कि जयराम रमेश की तरफ से पत्र भी लिखा गया था और कहा गया था कि भाई आप जो है विशेष सत्र बुलाइए और उसमें चर्चा होना चाहिए, देश को जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कुछ हुआ, पहलगाम आतंकी हमले के जो अभी भी असली गुनाहगार हैं उनको सजा मिली या नहीं मिली। ये सारे मुद्दों पर कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही है और सबसे बड़ा अस्त्र अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही कांग्रेस इस मानसून सत्र में उसे अपना बनाने वाली है। इसके अलावा 4 और मुद्दे हैं। उसमें जो मतदाता पुनरीक्षण है वो है, जैसा कि बिहार में वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर के लगातार जो बवाल हो रहा है उसको लेकर के हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा जो एक अहम मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर तो है ही, इसके अलावा ट्रंप का टैरिफ वॉर। लगातार आप देख रहे होंगे कि एक समय मोदी जी भी ट्रंप को मित्र कहते थे, माय फ्रेंड्स ट्रंप। तो कांग्रेस इस चीज़ को भुनाने की लगातार कोशिश कर रही है कि भाई जब आपके मित्र थे लगातार टैरिफ वॉर को लेकर के और इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर के जो तमाम आरोप भी कांग्रेस लगाती रहती है कि अभी भी बहुत सारे हिस्सों पर चाइना लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है मणिपुर का। बीच में खबर भी सामने आई थी कि शायद विदेशी दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे मणिपुर और लगातार कांग्रेस तमाम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, राहुल गांधी हो, लगातार कई बार बोल चुके हैं कि मणिपुर सालों से जल रहा है और प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। हालांकि ये बात सच है कि गृह मंत्री अमित शाह उस पर नज़र बनाए हुए हैं और बतौर होम मिनिस्टर उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई है और चुनी हुई सरकार थी वहाँ उसको भी बर्खास्त किया गया है और राष्ट्रपति शासन लगाया गया है जिससे कि पूरी तरीके से वो केंद्र का नियंत्रण रहे, अमित शाह का नियंत्रण रहे। ये 5 बड़े मुद्दे होने वाले हैं जो 21 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, उसमें कांग्रेस इसे बड़े अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करेगी और मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो हंगामे के आसार हैं वो ऑपरेशन सिंदूर और बिहार चुनाव को लेकर के ये बड़ा बवाल होने की आशंका है। देखिए, बिहार चुनाव में जो वोटर लिस्ट को लेकर अभी जो विवाद चल रहा है वो तो है ही, लेकिन इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर अचानक से रुका और उसके बाद जो है सीज फायर का ऐलान किया गया, हर कोई देश में ये सवाल पूछ रहा था कि ये अचानक से कैसे रुक गया। हम ऑलमोस्ट इस जीत के करीब थे और बहुत कुछ बदल सकता था इस युद्ध के कंप्लीट होने के बाद, लेकिन युद्ध कंप्लीट हुआ नहीं, सीज फायर हो गया। अच्छा, सरकार उस वक्त जवाब देना नहीं चाहती थी, हमेशा गोलमोल सा जवाब मिला। सेना बोली कि हमें हाईकमान से आदेश मिला, हाईकमान ने कहा कि डीजीएमओ लेवल की आपसी सहमति बनी, तो बीच में कहीं वो जो एक्चुअल चीज़ थी वो मिस हो गई। इसका सवाल लगातार कांग्रेस उठाती रही, लेकिन तब जब जवाब नहीं देना चाह रहा था, क्या अब सरकार ने वो जवाब ढूंढ लिया है? क्योंकि आखिरकार अब तो फेस करना ही पड़ेगा देश की जनता को और जब मानसून सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये सवाल होगा सरकार से सीधे सीधे कि क्या हुआ तब, जबकि हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, हम पूरी तरह से हरा सकते थे, हमारी फौज बहुत अच्छी पोजीशन में थी इस युद्ध को जीतने में। देखिए, अमित शाह का एक बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। उन्होंने पहले के युद्धों का जिक्र करके ये कहा था अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो क्या बिगड़ जाता। अमेरिका कौन होता है युद्ध में हस्तक्षेप करने वाला। इसी बयान को ऑपरेशन सिंदूर का जब सीज फायर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, कांग्रेस ने बहुत तेजी से वायरल किया और कांग्रेस उल्टा सवाल पूछने लग गई अगर 2 दिन युद्ध और चल जाता तो क्या बिगड़ जाता। जब हम लीड कर रहे थे, क्योंकि
अक्सर होता है कि जब आप लीड कर रहे होते हैं, इमेजिन करिए कि अब क्रिकेट मैच का आपको एग्जांपल दूँ, चलिए भारत पाकिस्तान के बीच है और मान लीजिए कि 400 रन चाहिए इंडिया को, इंडिया 300 रन बना लिया है, 3 विकेट है और अभी भी दिन के मान लीजिए कि 25 ओवर का खेल बचा और 25 ओवर में 80 रन बनाने हैं, तो बन सकते हैं मान लीजिए। तो अब उस टाइम कह दें यार दोनों कप्तान हाथ मिला लें कि यार अब मैच ड्रॉ करते हैं, तो फिर लोग सवाल पूछेंगे यार ऐसे क्या, ऐसे मतलब कौन सी आफत आ गई थी कि मैच को आपने ड्रॉ करा लिया। कुछ स्थिति यहाँ भी वैसी थी। हमने देखा कि हम पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया, जो सरकार ने भी बताया कि उनके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तमाम उसकी तस्वीरें भी आई, जिससे इस बार कोई विपक्षी दल ये न पूछे भाई सबूत दिखाइए। जैसे हमने देखा ना सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद वो पूछा गया था, तमाम नेता वो पूछ रहे थे कि भाई सबूत कहाँ है। तो इस बार हमारी सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी कि पाकिस्तान ने भी सबूत दिखाया, पाकिस्तान ने भी दिखा दिया भाई ठीक है, अब जो है उनकी मजबूरी हो गई थी, वो सिंपैथी और वो उनको तमाम फंड चाहिए थे, फिर अपने आतंकवादियों को भाई पालना पोसना भी है, वो असली बच्चे उनके वही हैं। तो ये बड़ा सवाल था। अब रही बात कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस कैसे घेरेगी, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। आपने देखा होगा कि जब से राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। उसके पहले अधीर रंजन चौधरी थे, वो उतने कारगर अपोजिशन लीडर साबित नहीं हुए, उनको तो बीजेपी का कोई भी अदना सा सांसद भी उनकी बोलती बंद कर देता था। लेकिन जब से राहुल गांधी हुए हैं, वो लगातार एग्रेसिव मोड में रहते हैं और काफ़ी आक्रामक तरीके से अब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे अब वो बैक फुट पे अब नहीं है, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं और ऑपरेशन सिंदूर उनके लिए फ्रंट फुट पर खेलने का मौका है। क्योंकि अभी तक जब सीज फायर हुआ तो लोगों ने सीज फायर से ज़्यादा सवाल उठाया कि ट्रंप कौन होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगातार कहते थे कि ये नया भारत है और भारत अपना डिसीजन स्वयं लेगा। इवन सबको आश्चर्य हुआ कि यार ट्रंप कौन होते हैं, ट्रंप कहाँ से आकर के ट्रंप अपने सोशल मीडिया तुरंत पर एक पोस्ट कर देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। ट्रंप होते कौन हैं? क्या वो भारत का भाग्य डिसाइड करेंगे? अगर ये सवाल है तो इस देश का मुझे लगता है हर नागरिक विरोध करेगा कि इस देश की चुनी हुई सरकार ये डिसाइड करेगी इस देश को क्या करना है, क्योंकि हमने उनको बिठाया है, वो किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन वो डिसाइड करेंगे। ट्रंप को हमने नहीं चुना है और ट्रंप इस देश पर, ट्रंप का क्या अधिकार है? तो लोगों के मन में ये सवाल था और कांग्रेस लगातार यही सवाल पूछ रही थी और अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका जवाब ही नहीं मिल पाया। कई इंटरव्यू में जयशंकर जी बोलते हैं कि ठीक है यार, मतलब कोई ट्रंप का वो बिजनेस वाला जो डील वाली बात थी वो कोई दबाव नहीं था, टैरिफ वाला कोई दबाव नहीं था, ऐसा कुछ तमाम जो, और लगातार ट्रंप कई बार जो है, मुझे लगता है 15-17 बार तो ट्रंप बोल चुके होंगे, उससे ज़्यादा ही शायद हुआ होगा कि बोल चुके होंगे हाँ कि यार हमने ही रुकवाई। वो ना मैंने एक वायरल हुआ था मीम, मैंने वॉर रुकवा दी पापा वाली, तो ट्रंप का वही हाल हो गया कि यार मैंने वॉर रुकवा दी। तो ये कहानी और ये कांग्रेस के लिए जान लीजिए कि संजीवनी की तरह हो गया है। अब कांग्रेस, क्योंकि देश के मन में भी यही सवाल है कि यार सीज फायर रुका क्यों, और देश जानना चाहता है, हर एक नागरिक जानना चाहता है। जब हम युद्ध जीत रहे थे और हमारे पास एक मौका था कि जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है, जो लगातार 1947 के बाद से अब तक ये देश झेल रहा है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका था। और इस युद्ध के बाद निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदल भी सकता था, भूगोल बदल सकता था, बलूचिस्तान अलग हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। अब देखिए 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश से उस तरीके का, मतलब हमें आतंकवाद का सामना नहीं करना पड़ा। वो अलग बात है कि अभी जब से दूसरी गवर्नमेंट आई है चीज़ें हमारे खिलाफ गई हैं, लेकिन लंबे समय तक बांग्लादेश सीमा पर कहीं न कहीं शांति रही, उधर से हमें आतंकवादियों का खतरा नहीं रहा। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता तो हमारे लिए और अच्छी बात हो सकती थी। आने वाले टाइम पे हम बलूचिस्तान के जो तमाम खनिज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते थे अपने देश के लिए, क्योंकि उनके पास तो कुछ वैसे भी नहीं था। और हमने तो ईरान से लेकर के अफगानिस्तान में हमारे देश ने बहुत सारा काम किया है। चाबहार एयरपोर्ट से लेकर के अफगानिस्तान की तो संसद तक हमने बनवाई, इस देश ने बनवाया। तो बलूचिस्तान में हम काम करते, उनको सपोर्ट करते, हेल्प करते, तकनीक देते, मशीनें देते, तो उसका इस्तेमाल कर सकते थे। और कांग्रेस अब इसी मुद्दे को भुनाएगी। और इसके बाद जो बिहार वाला मुद्दा है वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि अगर 1% भी वोट कटता है बिहार में, जो नए मतदाता सूची आएगी, तो 35 सीटें सीधे सीधे प्रभावित होंगी। तेजस्वी यादव ने आंकड़े में बताया कि हर सीट पर करीबन 3251 वोट सीधे सीधे प्रभावित होंगे औसतन। और पिछले चुनाव में 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 35 ऐसी सीटें थीं जहां हार जीत का अंतर 3000 वोटों से कम था। तो उसे लेकर भी लगातार, तो आपने देखा होगा कि अपोजिशन के ही वकील हैं कपिल सिब्बल, एक समय कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, अभी तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा हैं।
वही इस मुद्दे को लेकर के वही पैरवी भी कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि आपकी अभी नेता भी हैं कांग्रेस के, वही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। और अब इन सब मसलों को कांग्रेस संसद में दागने वाली है, सरकार से तीखे सवाल पूछने वाली है। अच्छा रजत, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, ऐसे तमाम दल हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर AIMIM की बात की जाए। असदुद्दीन ओवैसी भी कई मोर्चों पर ये बात कह चुके हैं कि जैसा आपने कहा कि ट्रंप होते को नहीं बताने वाले, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बताए कि हमने युद्ध क्यों रोका, ऐसी क्या मजबूरी थी कि अचानक से हमें सीज़फायर करना पड़ा। तो सवाल सिर्फ इस बार कांग्रेस की तरफ से नहीं उठेंगे, बल्कि कई जगह से उठेंगे, और जब कई जगह से उठेंगे तो सामने सिर्फ सरकार होगी और जवाब आपको कई जगह देना पड़ेगा, तो मुश्किलें बढ़ेंगी निश्चित तौर पर। 24 के बाद देखिए सिनेरियो बदला है। 24 के पहले और 14 से लेकर के 24 तक की संसद एक अलग संसद थी, जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे सरकार चला रही थी। पहली बार तो 272 लाए थे और अगली बार तो 300 पार कर दिया था। 24 में नारा 400 पार का था, ठीक है, वो हुआ नहीं। 240 पे भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से पूर्ण बहुमत की अभी सरकार है NDA की। लेकिन इंडिया ब्लॉक जो बना था, और इंडिया ब्लॉक में देखिए संसद में तो मजबूती दिखती है। आप देखिए कि आगे के रो में समाजवादी पार्टी के लोगों को जगह मिल गई। अब अखिलेश यादव भी खुद आ चुके हैं, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो बड़े नेता हैं अपोजिशन में। अब ऐसा नहीं है कि कोई हल्के लोग पड़े हैं, मतलब सवाल दागने वाले लोग हैं। ओवैसी अपने आप में एक बेहतरीन वक्ता है। अब देखिए ओवैसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब सरकार ने विदेशी दौरे पर जा करके ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में लोगों को बताने की जिम्मेदारी सौंपी, तो उसमें 2-3 बड़े अहम किरदार थे। उसमें ओवैसी सबसे बड़े किरदार रहे। शशि थरूर की खूब चर्चा हुई, लेकिन हालांकि आजकल उनके सुर अब पहले के मुकाबले बदले हैं। लेकिन ओवैसी की एक खासियत है, और ओवैसी की इस बात के लिए आपको तारीफ भी करनी होगी कि जब भी देश की बात आती है, देश के अंदर की बात आती है, वो सरकारों से तीखे सवाल पूछते हैं। लेकिन जैसे ही मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, तो ओवैसी ने कभी भी देश के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। ओवैसी ने सरकार के न्योते को तुरंत स्वीकारा, और जहाँ जहाँ उनको जाने का मौका मिला वहाँ जाकर के मजबूती से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, भारतीय सेना की तारीफ की, और साथ ही पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोली। तो अब आप समझिए कि ओवैसी के पास तो बहुत सारी जानकारी होगी। हो सके, मतलब ये कयास हम लगा सकते हैं, हो सके जब ये हमारा डेलीगेशन जा रहा था, 5 डेलीगेशन जो हमारे गए थे, उसमें जितने सांसद थे, उसके जितने अध्यक्षता कर रहे थे, हो सके हमारे विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू उनको कुछ इंटरनल जानकारी भी हो। अब ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, क्या अगर कोई इंटरनल जानकारी थी उनके पास, कि हो सके उन्होंने पूछ लिया हो, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लिया हो कि आपने युद्ध क्यों रुकवाया या सीज फायर की बात क्यों हुई। तो अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात अगर संसद में वो ऑन द रिकॉर्ड रख देंगे ओवैसी, तो निश्चित तौर पे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, ओवैसी सवाल पूछें या फिर राहुल गांधी सवाल पूछे, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ना इसमें क्लियर कट आप मान के चलिए होगा, क्योंकि अब ज़्यादा इंतजार नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा, और संसद का जब मानसून सत्र शुरू होगा, निश्चित तौर पर सरकार को कुछ कठिन सवालों के जवाब देने ही होंगे, और इन सवालों के जवाब से ही तय होगा कि बिहार चुनाव जो इस साल के आखिर में यानी नवंबर के करीब जब होना है, उसकी दशा और दिशा इस मानसून सत्र से काफ़ी हद तक तय होगी, क्योंकि सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, आतंक प्रायोजित उस राष्ट्र को वो सबक सिखाया गया जिसके लिए भारतीय फौज जानी जाती है, और उसी को कैश कराने के लिए बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी तैयार बैठी है। लेकिन देखना पड़ेगा कि मॉनसून सत्र में पहले किस तरह से सरकार इन तमाम सवालों का जवाब देती है। तो हम लगातार इस पर अपडेट आप तक साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने फ़ोन पर तेज तरार खबरें और सटीक खबरें पाने के लिए अभी दैनिक जागरण का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। नमस्कार।